हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर के स्पेशल जो करेंट अफेयर्स जो हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से जो आपको रूबरू कराते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, टीचर एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा को है, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस भी आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, जो बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार का जो बीएसएफ का क्षेत्राधिकार जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया था बॉर्डर स्टेट में, उसमें है जो पंजाब सरकार ने एक अपील दायर की थी कि ये कानून जो है, पुलिस है जो राज्य कानून का मामला है, राज्य सरकार का मामला है, इस पे है जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो कहीं ना कहीं है जो हस्तक्षेप कर रही है। पारामिलिट्री फोर्स जो है बीएसएफ को अधिकार है जो ज़्यादा दे दिया गया है। तो इस पे है जो पंजाब पुलिस के तरफ से जो पीआईएल दाखिल किया गया था, अपील दायर किया गया था, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उसका है जो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र को किसी प्रकार से है जो हनन नहीं किया जा रहा है। आप जो राज्य सरकार की किसी भी प्रकार की जो बंदिश है उससे है जो बीएसएफ है जो उसे है जो कभी भी है जो अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी। और लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, उनका है जो पंजाब का मानना था कि हमारा जो बाउंड्री एरिया है, हमारा स्टेट छोटा है, अगर आप 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर देंगे तो हमारी जो कहीं ना कहीं है जो कानून व्यवस्था है जो सीमित हो जाएगी। हम है जो जांच पड़ताल में इसके लिए है जो हमें केंद्रीय एजेंसियां और या बीएसएफ से जो हमें है जो पूछताछ करनी पड़ेगी, तब हम किसी प्रकार की जांच करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस प्रकार किसी प्रकार की है जो व्यवधान है जो आपकी केंद्रीय एजेंसियां या बीएसएफ है जो आपके राज्य कानून में हस्तक्षेप है जो नहीं करेगी। और जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का दायरा है वो संवेदनशील एरिया के चलते हैं जो बीएसएफ के हाथों में दिया गया था। इसका कोई राजनीतिक मुद्दा है जो नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया था, बंगाल में भी कर दिया था, फिर जो राजस्थान में भी कर दिया था। तो निश्चित रूप से है जो एक संवेदनशील राष्ट्रीय एकता और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है जो इस प्रकार की जो सरकार की जो व्यवस्थाएँ थी, जो बीएसएफ की जो व्यवस्थाएं थी, वो कहीं ना कहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना है और किसी दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण को है जो नहीं माना है। और बोला है कि इस प्रकार की जो समस्या है उसे बैठकर है जो सुलझाने का है जो प्रयास करें। दोस्तों, बीएसएफ के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दें कि बीएसएफ का जो है 59वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कल किया गया और प्रधानमंत्री जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, पारामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत में आता है। 1965 में जो इसकी है जो स्थापना है जो की गई थी। ये आपकी बॉर्डर एरिया को है जो पूरी तरह से सुरक्षित करता है। चलिए दोस्तों, दूसरा है जो आज का जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनियंत्रित हो सकते हैं हालात। ये है जो हमारे नौसेना प्रमुख बोले हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। उन्होंने है जो इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। और निश्चित रूप से दबाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं है जो धीरे धीरे विवादित होते जा रहा है और कहा जा रहा है कि 21वीं सदी उसी का होगा जिस पे है जो हिंद प्रशांत का कब्जा होगा। तो भारत भी है जो इस दौर में है जो पीछे नहीं रहना चाहता है, इस विकास के दौर में है जो पीछे नहीं रहना चाहता है। और हिंद प्रशांत का जो 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उस पे है जो भारत भी है जो अपनी है जो ग्लोबल नॉर्थ के साथ है जो आगे बढ़ना चाहता है। और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और जो साउथ चाइना सी के साथ जितने भी देश हैं उसके साथ भारत है जो अच्छे संबंध है जो बनाना चाहता है। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं है जो हमारे जो प्रतिद्वंदी देश हैं उसके मनोस्थिति और उसके जो वर्तमान की स्थिति को जांचने और भांपने के लिए है जो इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो दिया जाता है। और निश्चित रूप से हिंद प्रशांत एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जो धीरे धीरे है जो बनती जा रही है। और निश्चित रूप से 21वीं सदी का वही देश है जो इस पे है जो राज करेगा। तो छोटा सा इसका आर्टिकल था दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र पे। ऐसे तो बहुत बड़ा चीज़ है, इस पर अगर चर्चा किया जाए तो बहुत कम है। चलिए दोस्तों, आगे है 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करे विकसित देश। विकसित देश के बारे में है जो अभी आप जान रहे हैं COP21 का जो मीटिंग चल रही है संयुक्त अरब अमीरात में और प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हुए हैं COP28। तो ये जो 3 शख्स जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं दोस्तों, इसमें बीच में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हैं और लेफ्ट साइड में जो है वह जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब हैं और जो
और इधर जो है अजय बंगा साहब है जो इधर है खड़ी हुए, उनका लेफ्ट हुआ और हमारा है जो राइट और लेफ्ट। आप समझ जाइएगा कि जो बीच में प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये जो पंजाबी जो हैं ये अजय बंगा साहब हैं और ये ऋषि सुनक हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों COP28 में जो ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस पर एक सत्र को जो संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें है जो 2050 तक विकसित देश है जो अपने आप को है जो कार्बन उत्सर्जन पर है जो पूरी तरह से है जो प्रतिबंध लगा दे, तब है जो विकासशील देश है। भारत 2070 तक है जो बोला है कि हमें जो कार्बन न्यूट्रल करने का, बहुत सारे देश अपनी अपनी एक डेडलाइन है जो जारी किया है कि हम इस साल तक है जो कार्बन न्यूट्रल, कार्बन फ्री हो जाएंगे, कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे। तो निश्चित रूप से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंस की है दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ को जीवाश्म ईंधन से अगर दूर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास है जो फाइनेंस की है जो व्यवस्था हो, और फाइनेंस के लिए है जो इस COP28 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हमें जो इस पर विशेष चर्चा है जो हमने किया था कि किस प्रकार से विकसित और विकासशील देश के बीच है जो अंतःकलह सिर्फ फाइनेंस के लेकर है जो धीरे धीरे जो बढ़ती चली जा रही है। हम 100 अरब डॉलर की बात किए थे, अब 2 ट्रिलियन डॉलर की है जो ज़रूरत पड़ चुकी है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे है जो दूर जैसे जैसे है जो विकसित देश द्वारा है जो इस फंड को उपलब्ध कराने में जितना समय लगेगा वो धीरे धीरे है जो उसकी है जो राशि है जो बढ़ती चली जाएगी। तो निश्चित रूप से जो ये जो COP21 का जो मेन जो मकसद है वो है जो फंड को लेकर है जो ये ज़्यादा संवेदनशील है और जीवाश्म ईंधन को ख़त्म करने कि जीवाश्म ईंधन को विकसित देश पूरी तरह से ख़त्म करे, उसके बाद विकासशील देश धीरे धीरे है जो इसको है जो ख़त्म करे। इस पर है जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं जावेर साहब जो हमने कल बताया था, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस साहब के बीच में कहीं ना कहीं है जो अंतःकलह की भी है जो स्थिति है जो इसमें है जो देखने को है जो मिली है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही चीज़ है जो हमने बताया जीवाश्म ईंधन पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और COP28 के अध्यक्ष मतभेद है जो हमने बताया, वही चीज़ है वही है जो जागरण है जो लिखा है मैंने कल है जी इसकी भी चर्चा किया था। देखिए दोस्तों, महुआ मोत्रा हैं जो तृणमूल कांग्रेस की है जो सांसद हैं और इनकी सदस्यता संकट में है जो 4 दिसंबर को है जो हो सकती है रिपोर्ट्स, इनकी सदस्यता है जो संकट में है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा दोस्तों कि देखिए आचार समिति होती है लोकसभा में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और रहना भी चाहिए। हम इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि अगर आपकी जो किसी प्रकार का आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड सवाल पूछने पर अगर किसी प्रकार का अगर संसद की कुछ नियम है तो उस नियम को है जो आपको पालन करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ प्रश्न पूछने के आधार पर अगर किसी को निलंबित कर दिया जाए तो ये भी है जो एक सोचनीय बात है। निश्चित रूप से दोस्तों हर डिसिप्लिन से ये कोई किसी भी चीज़ को या संविधान हो या राष्ट्र को चलाना हो तो संविधान से चलता है, तो संसद का संचालन भी अगर होता है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ नियम हैं। तो वहाँ पर जो दोस्तों जो लोकसभा में जो सचिवालय द्वारा है जो सूचीबद्ध किया गया है कि जो समिति के अध्यक्ष है विनोद सोनकर जो है उन्होंने है जो अपनी रिपोर्ट है जो सौंपने की है जो लोकसभा को है जो सूचीबद्ध किया, और इस पर है जो कहीं ना कहीं है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से स्थितियां बढ़ रही है इनकी है जो संसद सदस्यता जाना तय है जो माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से अगर किसी शेयर कर देते हैं, अगर कोई सवाल पूछता है तो इस पर थोड़ा सा है जो गंभीरता से जो विचार करने की ज़रूरत है। एक राजनीतिक प्रेरित बातों से उठकर है जो है लोकसभा अध्यक्ष को फैसला लेना होता है। जब समिति रिपोर्ट सौंपती है तो लोकसभा अध्यक्ष है जो उसका फैसला करते हैं, और इस पे क्या होता है निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक ऐसा उम्मीद लग रहा है कि इनकी जो सदस्यता है जो जा सकती है। तो इस प्रकार के आचरण है जो आगे के लिए एक नजीब है जो भी पेश कर सकता है। लेकिन कहीं ऐसा चीज़ कि मान लीजिए कि कुछ आचार संहिता, बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिन पहले है जो विनोद विदुरी साहब जो थे उन्होंने है जो एक दानिश अली जो समाजवादी पार्टी है ना बसपा के बहुजन समाज पार्टी के है जो नेता थे उनके ऊपर है जो गलत टिप्पणी किया था, तो भी आचार संहिता के अंदर आता है। तो एक है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए और एक तरफा है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये संसद का मामला है। एज ए माई ओपिनियन हम इसको है जो इस प्रकार की जो बातें है जो की हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कुछ दिन से पहले है जो राज्यपाल का मामला है जो धीरे धीरे उठते है जो चला जा रहा है। आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो पंजाब मामले पे एक जजमेंट आया था जिसमें है जो राज्यपाल के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में है जो
सुप्रीम कोर्ट ने है जो बताया है कि उनको है जो 3 प्रकार वीटो की शक्ति है जो सबसे पहले उनके पास नहीं है। आर्टिकल 200 में कहा गया कि या तो अस्वीकार किए, या तो अस्वीकार कीजिए, या राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। यही 3 ऑप्शंस है आपके पास। बाकी है जो आप किसी भी बिल को रोक कर है जो नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई समय सीमा भी अभी है जो तय नहीं हुई। तमिलनाडु का मामला है जो उसमें चल रहा है, उसमें है जो उसकी पता चलेगी कि क्या है जो जजमेंट है जो उसमें आता है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले है जो क्या हुआ कि जब जजमेंट आया पंजाब का, तो केरल के जो राज्यपाल हैं उनको भी कहा गया कि आपका भी सेम केस है, आप भी है इस मामले को पढ़िए, इस जजमेंट को पढ़कर है जो आप है जो इस पर है जो काम कीजिए। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो केरल के कुछ विधेयक जो थे वो है जो राष्ट्रपति राज्यपाल के पास पड़े हुए थे 7 विधेयक, उन्होंने 1 विधेयक को है जो अनुमति दे दी और 6 विधेयक को है जो राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो दोस्तों एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के पास भेजना, और राष्ट्रपति के पास भी कोई समय सीमा नहीं है, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वीटो का ही प्रयोग है जो इसको माना जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह है जो संविधान में कहीं इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि उनके पास भी जो समय सीमा नहीं है। तो जितने भी अगर बिल आएंगे तो सब है जो राष्ट्रपति के पास चलेगा, और राष्ट्रपति जो है केंद्र के आधार पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो हो सकती है। और जब राज्यपाल के वही काम है, अगर वो इस काम को निभाने में असमर्थ होते हैं, तो निश्चित रूप से है जो राज्यपाल का पद भी है जो मुझे अनुसार से जो खत्म कर देना चाहिए। एक संवैधानिक पद है लेकिन ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे ऐसा मानना है। देखिए दोस्तों, सबसे अगर बड़ी बात बोले कि जो केंद्र का केंद्र देखिए, हमारा जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो है जो निर्वाचित होते हैं, लेकिन राज्यपाल हो जाता है जो केंद्र द्वारा मनोनीत होते हैं। दोनों में शक्ति का बहुत बड़ा अंतर होता है। तो निश्चित रूप से राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच जो कहीं ना कहीं जो शक्तियों का जो संविधान द्वारा निर्मित है, उस पर है जो कहीं ना कहीं है जो एक बार है जो चर्चा की ज़रूरत है कि क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बताया था कि अगर आप किसी भी राज्य को अगर स्वस्थ चलाना चाहते हैं तो वहाँ के विधायक जो विधेयक बनते हैं उनको राज्यपाल को है जो त्वरित है जो उस पर जो विचार करने की ज़रूरत होती है। नहीं तो वहाँ के लोगों को जो है माने वहाँ का जो मौलिक अधिकार है, जो सुशासन की बात होती है, उसका है जो उसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो। तो इस प्रकार के जो अभी जो वर्तमान में जो राज्यपाल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो एक सकारात्मक जजमेंट है, और इस प्रकार से मुझे लगता है कि इसका है जो हल निकलना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु मामले में इसका जो समय सीमा है उसको भी है जो बांधने का है जो प्रयास करना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे है जो वीटो टाइप का प्रयोग है जो धीरे धीरे जो राष्ट्रपति के पास सभी बिल को भेजना चालू कर देंगे, और है जो केंद्र सरकार के मद्देनज़र है जो इस बिल को है जो राष्ट्रपति द्वारा पास कराया जा सकता है या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो इस पर जो थोड़ी ध्यान देने की है जो ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आगे है 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेज़बानी है जो भारत कर रहा है। दोस्तों, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन है उसकी है जो मेज़बानी है जो भारत कर रहा है। इसका जो थीम है जियो पॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, याद रखिएगा। जो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का जो थीम है वो है जो टेक्नोलॉजी जो है जियो पॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। चलिए दोस्तों, मोटे अनाज मानक आप जानते हैं 2023 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो मोटे अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें है जो एक सम्मेलन हुआ है उसमें भारत ने 15 प्रकार के मोटे अनाज की गुणवत्ता के 8 मानक है जो बताए हैं। और जानते हैं दोस्तों कि जो मोटे अनाज जो होते हैं वो है जो कितना महत्वपूर्ण होते हैं, जो कम आपका कीटनाशक हो गया, कम आपका सिंचाई हो गया, कम खाद हो गया, माने इस तरह के, और लोगों में है जो बहुत ज़्यादा है जो इसकी है जो फ़ायदा होती है मोटे अनाज को। धीरे धीरे हर भारतीय की थाली में है जो मोटे अनाज को है जो लाने की जो प्रतिबद्धता है जो सरकार ने जताई है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर जिस प्रकार से है जो सरकार काम कर रही है तो ये इसमें जो ज़रूर है जो सफलता प्राप्त करेगी। आप जानते हैं दोस्तों कि मोटे अनाज में है जो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा है जो उत्पादन करता है, 16 से 17% है जो सबसे ज़्यादा है जो उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए है जो फिर से जो चुना गया है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है वो है जो उसके है जो संगठन परिषद के लिए फिर से जो भारत को है जो चुना गया 10। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में है जो भारत जो आता है दोस्तों। तो ये है जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी उसको है जो हमने बताने का प्रयास किया। एक है जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक भू आकलन रिपोर्ट्स आया है दोस्तों। इसमें है जो बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार है जो बेहतर है जो रिचार्ज किया है। भूमिगत जल को है जो अच्छा से रिचार्ज करने पर है जो कहीं ना कहीं है जो जल की उपलब्धता है जो बढ़ जाएगी। जब जल की उपलब्धता हो जाएगी तो जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस पर है जो
जल शक्ति मंत्रालय का है जो भूजल आकलन रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों है जो ये है जो 9वीं रिपोर्ट्स है, 1980 से इस रिपोर्ट्स को है जो जारी किया जा रहा है। ये अभी तक है जो 9वीं रिपोर्ट्स है जो ये है जो जारी किया गया है। तो ये छोटी सी बातें थी, वो है जो बताना था। बेलगाम होती रेवरी संस्कृति। दोस्तों एक चीज़ जानते हैं कि राजनीति का दौर में अब जो रेवरी संस्कृति जो चल रही है, ये है जो 21वीं सदी का सबसे भयानक और त्रासदी वाला है जो राजनीति का है जो हम रूप देख सकते हैं। ऐसे तो इसकी शुरुआत दोस्तों तमिलनाडु से माना जाता है कि जब द्रमुक की शासन थी तो साड़ी, तेल, टेलीविजन, बहुत सारे चीज़ें जो बांटे जाते थे और वहाँ से जो फ्री बीज के जो कहीं ना कहीं जो जन्म हुआ। और अभी वर्तमान में जो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ये है जो एक आग में घी का काम किया और धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां हैं जो उसी की ओर है जो सरपट की ओर दौड़नी चालू कर दी। अब यह जो 5 राज्यों में चुनाव हुए दोस्तों, सिर्फ मिजोरम राज्य को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में है जो इसकी है जो गूंज है जो दिखाई दी। चाहे आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो, चाहे आपका राजस्थान में चिरंजीवी योजना हो, चाहे आपका तेलंगाना में एक योजना था दोस्तों सरकारी सगुन योजना जो है के नाम से, और शादी मुबारक योजना के नाम से है जो वहाँ चलाया गया था। तो ये हम आपको योजना का नाम इसलिए बता रहे हैं कि आने वाला समय में है जो दोस्तों है जो ये है जो क्वेश्चंस कभी कभी पूछे कि ये योजना है जो कहाँ चलाई गया था। तो 3-4 योजना का है जो हम आप नाम बताएं, आप है जो ज़रूर है जो इसको है जो ध्यान रखिएगा। तो अभी इसका इसलिए प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी है जो लगातार है जो चुनाव है जो जीत रही है, तो फ्री बीज है जो कहीं ना कहीं है जो एक कारगर है जो लोगों के बीच है जो पैठ बनाते जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि राजकोषीय घाटा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन खैर उसकी कोई चिंता नहीं है। चुनाव जीतने के लिए किसी प्रकार का है जो कोई चीज़ किया जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी, अब इसको है जो आपको है जो बनाना है, किस प्रकार से लिखना है, इसको है जो आप पे है जो निर्भर करता है। समय की मांग है भारतीय न्यायिक सेवा। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले जो संविधान दिवस के मौके पर द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने है जो बोला था कि भारतीय न्यायिक सेवा को लाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि भारतीय न्यायिक सेवा लाने के पहले है जो लॉ कमीशन, उन्होंने भी 58 और 63 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि इस प्रकार से है जो न्यायिक सेवा में है जो अखिल भारतीय सेवा जैसा है जो लाने का है जो प्रावधान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों जो कैडर्स जो आप देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय, बाकी है जो आपका सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, जिसको सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि अखिल भारतीय सेवा से अगर आप लाते हैं तो जो फर्स्ट जो लेयर है जो सेशन कोर्ट का लेयर है, उसमें है जो बहुत सारे जो कैडर को है जो उसमें है जो बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर जो है सुप्रीम जो हाई कोर्ट में है, उसमें है जो सीमित है जो वैकेंसी रहेगी। अब वहाँ पर प्रतिस्पर्धा का दौर इतना बढ़ जाएगा कि लोग है जो वहाँ पर सीट कम है, तो जो टॉप लेवल के लोग हैं वही आएंगे, बाकी तो नीचे वाले के आने के लिए जो सेशन कोर्ट में ज्वाइन किया वो हो सकता है कि उनकी जो पूरी जीवन है जो वही बीत जाए। तो इस प्रकार की जो समस्या है जो कहीं ना कहीं है जो इसमें जो देखने के लिए है जो दी गई है। लेकिन पारदर्शिता नहीं है दोस्तों। वर्तमान समय में अभी जो जज जो होते हैं उनमें पारदर्शिता की कमी है, और कहा जाता है कि कॉलेजियम जैसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं है जो यह जो पीटीगत वंशानुगत है जो धीरे धीरे जो बढ़ती चली जा रही है। आप है जो बहुत सारे जज को देखेंगे जिनके पिता सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके बेटा है जो जज है। इस प्रकार से जो कहीं ना कहीं है जो पारदर्शिता का खेल में कमी है जो नज़र आती है। लेकिन दोस्तों है जो अगर अखिल भारतीय सेवा अगर न्यायिक सेवा बनता है तो निश्चित रूप से जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो डिमांड है जो बढ़ती जा रही है कि पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको एक डेटा बताते हैं दोस्तों कि जो अमेरिका में 10 लाख पे है जो 107 जज हैं, और भारत में अगर 10 लाख पर बोला जाए तो 21 जज है। धीरे धीरे इसकी संख्या जो बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आने वाला समय में 2040 में हो सकता है कि 15 करोड़ केस है जो पेंडिंग रहे, जिसका है जो इसका सीधा है जो न्याय पर है जो इसका है जो प्रभाव पड़ेगा। लोक अदालत भी है जो खोलने की है जो बात की जाए, लेकिन है जो 1987 में लोक अदालत को खोला गया, बहुत सारे केस को इससे भी है जो दूर किया गया। हम लोक अदालत से इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और किस प्रकार से है जो उसका निपटारा किया जाता है, और उसका है जो अपील भी है जो नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत का जो फैसला होता है उसको अपील आप नहीं कर सकते, उसकी मामला को वहीं सलटा लिया जाता है। तो एक अच्छी है पहल, अच्छी है। लेकिन है जो न्यायिक व्यवस्था को सुलभ और स्वच्छ बनाने के लिए जो भारतीय न्यायिक सेवा है एक अच्छा कदम माना जा सकता है। मेरे अनुसार से है जो इसकी समय की मांग को इसको पूरा किया जाना चाहिए।
तो छोटी छोटी बात आप जानते हैं कि अगर कोई न्यायिक सेवा अगर बनानी होती है अखिल भारतीय, तो उसको राज्यसभा से सबसे पहले जो पारित कराया जाता है। राज्यसभा की इसी में शक्ति है जो सबसे ज़्यादा है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट थे और बाकी जो अगर आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो आप लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए, मतदाताओं के रुझान का अनुमान। आप जानते हैं दोस्तों कि अभी चुनाव चल रहे हैं और एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल और ए पोल पर है जो पूरा है जो मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है जो इस पर पड़ी हुई है। क्या विश्लेषण है, क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, इस पर जो चर्चा नहीं करेंगे कि जो सैंपल साइज बहुत छोटा रहता है और बहुत सारे एग्जिट पोल है जो गलत भी होते हैं। 1999 में इसे है जो रोक दिया गया था दोस्तों, और ये जो जनप्रतिनिधि ने 126 के तहत है जो जब तक है जो अंतिम वोट पड़ न जाए और उसके आधा घंटा के बाद ही आप है जो एग्जिट पोल है जो आप दिखा सकते हैं। तो भारतीय टेलीविजन में पहले है जो इसको 2010 से पहले है जो एग्जिट पोल दिखाया जाता था। लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से है जो वोट को है जो मूव कराने में बहुत बड़ी भूमिका होती थी। तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग ने है जो इसको बंद किया था, लेकिन है जो 2010 के जजमेंट में न्यायालय ने है जो रद्द कर दिया और कहा कि आप है जो जब तक अंतिम वोट ना पड़ जाए जब तक है जो आप है जो इसको है जो नहीं दिखा सकते हैं। तो अभी जानते हैं जैसे चुनाव खत्म होता है उसके आधे घंटे के बाद है जो एग्जिट पोल चालू हो जाता है। एक तथ्य है, एक तथ्य के आधार पर है जो इसकी आकलन किया जाता है। सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन है जो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए है जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जैसी है जो संस्था पर है जो विश्वास करना कहीं ना कहीं है जो अति माना जा सकता है। तो मतदाताओं के रुझान का अनुमान के बारे में हमने बता दिया। दोस्तों, भारत का जो पहला अंटार्कटिका मिशन था जो 1981 में गया था, आप दक्षिण गंगोत्री जिसका नाम जानते हैं 1981 में, वो है जो 21 सदस्यीय टीम है जो गया था। उसमें डॉक्टर M.Z. कासिम है जो उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो पहला जो अंटार्कटिक मिशन था वो है जो गुप्त रखा गया था, उसी पे है जो छोटा सा फैक्चुअल पार्ट था उसको जो बताने का। और अभी है जो 3 है, दक्षिण गंगोत्री है, फिर है आपका हिमाद्री है और सबसे लेटेस्ट वाला है जो आपका है जो मैत्री है दोस्तों, जो अभी सबसे लेटेस्ट में है जो बनाया गया है। और आपको बता दें कि डॉक्टर M.Z. कासिम की अध्यक्षता में है जो दोस्तों 21 सदस्यीय टीम है जो अंटार्कटिका पे है जो भारत का पहला मिशन गया था। और भारत 1959 में अंटार्कटिका संधि पे है जो हस्ताक्षर किया है। तो ये इंदिरा गांधी के समय में था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपना ये अनुसंधान क्षेत्र में काम करने के लिए। आगे है दोस्तों कि जो 100वां जो इंटरपोल का जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वो है जो आपका ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ है। और 99 था जो दिल्ली में हुआ था, आप पिछले बार है जो आप पढ़े होंगे। तो इसमें है जो आप जानते हैं कि जो CBI और NIA के जो चेयरमैन होते हैं जो हिस्सा लेते हैं, जो CBI के जो परवीन सूद और NIA के दिनकर सर ने है जो इन्होंने है जो इस पे है जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और 100वां है जो ऑस्ट्रिया के वियना में है जो इंटरपोल का है जो कहीं ना कहीं है जो उसका है जो सम्मेलन हुआ है, उसी पर है जो दोस्तों है जो एक छोटा सा पार्ट था उसको बताया। दोस्तों, ये जब पिक्चर को देखते हैं तो मेरा मन सिहल जाता है। गाजा जैसे युद्ध विराम खत्म हुआ और हमले चालू हुए तो एक बच्चा को ले जा रहा है। देखिए कितना दर्दनाक और कितना है जो पीड़ादायक एक पिक्चर है। आप सिर्फ पिक्चर को देखने के लिए है जो आपको है या इसको हम लगाए थे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही है जो इसको है जो सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आगे दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला पहला देश है जो स्वीडन बना था। जो प्रेस की आज़ादी को जो सबसे पहला जो अधिकार देने वाला देश 1776 में स्वीडन बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका का पहली बार मरीज में लगाया गया था कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन, जो बॉनी क्लार्क जो रोगग्रस्त हृदय से थे, बॉनी क्लार्क उनके है जो हृदय जो था उनको है जो उस जार्विक सेवन है जो उनको है जो लगाया गया था। और ये सर्जरी करने वाले डॉक्टर विलियम C. डेविस ने किया था, याद रखिएगा, डॉक्टर विलियम C. डेविस ने है जो किया था। कुछ फैक्चुअल है। और अमेजन में मिली है मेढक की नई प्रजाति, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, और इसका नाम है प्रिस्टमेटिस लोसलिन, जो है दोस्तों अमेजन में एक नई प्रजाति है जो मेढक की है जो मिली है। और अमेजन कहाँ है आप है जो इसको ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है करीब करीब इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।